नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम का जो कहर टूटा है रातों रात, उसने इंडिगो को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तब सवाल यह उठता है कि क्या कुछ हुआ है और जो इंडिगो का सीईओ है वो किस वजह से गिड़गिड़ा रहा है, और ये जो पैसे के रिफंड वाला मसला है उसका क्या इस समय हाल है। तीसरी जो एक बात इंडिगो से ही जुड़ी हुई है कि इसकी जो मोनोपोली है उसको लेकर सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया है जिसकी वजह से इन लोगों की घिघी बन गई है। इसके अलावा दो तीन मुद्दे और हैं। एक जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और उस पर बात इसलिए करूंगा चूंकि पीएम ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है उस कार्रवाई के बाद जो गांधी परिवार है वहां हलचल बढ़ गई है। आलम यह है कि 10 जनपद पर बैठकों का दौर चल रहा है। तो क्या हुआ है उस खेमे में, उसको भी जानेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह की हलचल मची हुई है वो उसको भी जानना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो पीएम ने बैठक ली अभी व्लादिमीर पुतिन के जाने के बाद, उस बैठक में कई सारी चीजें हुई और वो जो है उसकी वजह से एक माहौल बन गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बैठक हुई, या हम कहें कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा बैठक में पीएमओ में, वो इंडिगो से जुड़ा रहा। तो बात पहले इंडिगो की करते हैं, फिर एक एक करके इन सभी मसलों पर आते हैं। देखिए, इंडिगो उड़ रहा था, उसको लगा कि उसका पर कोई कतर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि भाई हम तो चंदा देते हैं। तो चंदा देने का मतलब ये तो हुआ नहीं कि मनमानी करोगे, और मनमानी करोगे तो वो चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसे तुम ट्रंप के इशारे पर झुका नहीं सकते, बोइंग के साथ अपने कनेक्शन को छिपा नहीं सकते, ये सारी बातें हैं। और टर्की के साथ जो तुम्हारा राफ्ता है वो सरकार के कहने के बावजूद भी तुमने जारी रखा। तो ये सारी चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं, और जो अकड़ है उस अकड़ को 2 मिनट में पीएम ने ढीला कर दिया। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन का जो दौरा रहा उस दरमियान इतना बड़ा खेल क्यों हुआ। चर्चा पुतिन आए और भारत और रूस के बीच किन मुद्दों पर बात हुई इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं? इंडिगो पर कर रहे हैं। इंडिगो ने जो क्राइसिस क्रिएट किया उस पर कर रहे हैं, पीएम ने जो एक्शन लिया उस पर कर रहे हैं। यानी भारत और रूस के द्विपक्षीय, आप एक तरह से कहें कि बैठक का हासिल क्या रहा वो तो नदारद है। ये एक साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है कि भारत रूस के बीच जो हुआ उस पर चर्चा हो ही ना। चर्चा इस पर हो कि जनता किस तरह से त्राइमाम त्राइमाम कर रही है, इंडिगो पर हो। तो ये जो साजिश है, ये साजिश पीएम ठीक ठीक देख रहे थे, और इसीलिए जब व्लादिमीर पुतिन रूस रवाना होते हैं उसके बाद में बड़ी बैठक बुलाई जाती है, और उस बड़ी बैठक में जो तय होता है उसके बाद से इंडिगो की हालत खराब हो जाती है। देखिए, एक बड़ा वर्ग है, और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम वोटर वगैरह पर ना जाएं, भारत में एक बड़ा मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास सरकार को बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है, और जब इस तरह की घटना होती है तो वो हिल जाता है, और फिर उसके जहन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि ये हुआ क्यों। मतलब जो इंडिगो ने किया उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि अब यात्रा करना पाप हो गया है। मैंने जहाज से अच्छा है ट्रेन में बैठ के जाओ, अगर ये स्थिति है तो ये स्थिति क्रिएट की गई, ये तो साफ दिख रहा है। और ये क्रिएशन का तो एक कारण सरकार की अपनी गलती है कि सारी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ एक एयरलाइंस पे हो गई, 65% वो यात्री ढोता है, पहला। दूसरा, इसका जो कनेक्शन है बोइंग से, ट्रम्प से, टर्की से, ये सारे कनेक्शन इस ओर तो संकेत देते ही हैं कि इन सब का हित जुड़ा हुआ है, और चूंकि नरेंद्र मोदी की वजह से उनका जो हित है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मोदी को परेशान किया जाए। तो परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भारत के भीतर एक तरह से अराजक माहौल पैदा कर दिया जाए। एयरपोर्ट पर वही हुआ।
और जब इसकी पूरी अभी तो पड़ताल चल रही है, लेकिन उस पड़ताल में यही बाहर निकल के आने वाला है कि सब इंटेंशनली हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, डीजीसीए ने इनको नोटिस जारी किया था, अब ये कह रहे हैं हमको एक दिन का और समय दीजिए। भाई तुमको क्यों एक दिन का और समय दिया जाए, और डीजीसीए को एक दिन का और समय नहीं दिया जाना चाहिए। जब यात्री जो है वो एयरपोर्ट पर खड़े होकर गुहार मचा रहे थे, तो क्या इस इंडिगो ने उनको मुहैया करवाई फ्लाइट? तो इसलिए अगर डीजीसीए जो उनको एक दिन का समय दे रहा है, सो कॉज नोटिस जारी किया था जवाब देने का, तो कायदे से डीजीसीए की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और पीएमओ को एक्शन लेना चाहिए, हटाना चाहिए जो डायरेक्टर है इसको। तो ये तो एक बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको बर्खास्त करने की बात हो रही है, अभी तक किया नहीं गया है, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी जो बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 610 करोड़ रुपए का ये रिफंड करने जा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए कि क्या हालत इन्होंने बना रखी थी। आप देखिए वो सब वीडियो क्लिप आ रही है अब तो बाहर, कि किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि चलो ठीक है फ्लाइट कैंसिल हुई, पैसा तो रिफंड करो, तो कह रहा है जाओ वेबसाइट पे देख लेना। मतलब तुम्हारी वजह से हम जो है परेशान हो रहे हैं और तुम करे हो कि जाकर वेबसाइट पर देख लेना। यानी ये जो कहा जाता है ना कि कस्टमर में लिखा ही है कष्ट से, तो ये वाली स्थिति क्रिएट कर दी इंडिगो ने। तो खैर पीएमओ में बैठक हुई, उस बैठक में इसके सीईओ से पीएमओ संपर्क में था और पीएम को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। लेकिन कुल जमा कहानी यही है कि ये जो खेल है वो खेल दूर तक का है और ये जो इंडिगो है ये अपने आकाओं का हित साध रहा था। बाकी जो ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस दरअसल उस मुद्दे को छिपा रही है जिस पर उसको भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का है। ये देखिए ये किसके इशारे पर इंडिगो ने ये सब किया। भाई इंडिगो रुक जाता 4-5 दिन की, चलिए व्लादिमीर पुतिन को चले जाने दीजिए, फिर हम अपना ड्रामा करेंगे, लेकिन नहीं, इनको उसी समय ड्रामा करना था। तो खैर उस ड्रामे का फल इनको मिल रहा है, पेनाल्टी वगैरह भी ठोकी जा रही है और संभवतः ये जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में अब इंडिगो का भविष्य क्या होगा ये कह पाना अब मुश्किल है, क्योंकि अब पीएम जो है वो पूरी तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो मसला है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। देखिए जब पीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और आर्म्स डील में भ्रष्टाचार एक तरह से कहा जाए कि जो पीछे की सरकारें रही उन सरकारों में ये कल्चर बन चुका था कि साहब चलो हम लोग सामान खरीदते हैं, यानी डिफेंस डील करते हैं और उसमें फिर लाइजनिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें खूब करप्शन होता था और उस करप्शन की वजह से आप देखिए राफेल डील जो यूपीए के दौर में होनी थी वो क्यों रुक गई थी, वो इसीलिए रुक गई थी क्योंकि उस पर करप्शन का बड़ा भारी आरोप लगा था और उस आरोप मतलब होने जा रहा है। तो चूंकि ए.के. एंटनी उस समय रक्षा मंत्री थे, उनको लगा कि हमारा दामन दागदार हो जाएगा, तो उन्होंने जो है उसको पेंडिंग में डाल दिया। ठीक हुआ ही नहीं। अगस्ता वेस्टलैंड देखिए यही कहानी रही वहां। तो हो क्या रहा है कि सरकार जो है वो एक्टिव है और कुछ कुछ इटली से आया है दस्तावेज वगैरह, ठीक है, और वो जो दस्तावेज है वो कब ये खोल देंगे पता नहीं। लेकिन अभी जिस शिकंजे की मैं बात कर रहा हूं, जिस आर्म्स डील की बात कर रहा हूं, वो आर्म्स डील दरअसल संजय भंडारी की है। संजय भंडारी से रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा गहरा नाता है। ये पहले कहा जा रहा था, लेकिन अब तो ईडी ने बाकायदे इनको आरोपी बना लिया है, आरोपी नंबर 9 रॉबर्ट वाड्रा। और इसकी वजह से कांग्रेस में जो है वो हलचल बढ़ी हुई है। 10 जनपद पे खूब बैठकों का दौर चलता है। कभी कहा जाता है कि संसद चल रही है उसके लिए बैठक बुलाई गई, कभी कहा गया कि नहीं साहब कर्नाटक की वजह से बैठक बुलाई गई। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि क्या है, वो ये
कि किस तरीके से एक एक करके मामले खुल रहे हैं और वो जो मामले हैं वो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। अभी देखिए, जो आर्म्स डील में संजय भंडारी मुख्य आरोपी हैं और नवा रॉबर्ट वाड्रा को बनाया गया, इसके जरिए सरकार ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि हमारे पास फाइल सबकी है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि अगस्ता वेस्टलैंड की बड़ी भारी जांच हुई है और उस जांच में तो आप कहें कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के नाम है। ये स्थिति है। और ये भी कहा जा रहा है कि जॉर्जिया, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ जिस तरह के पीएम के एक तरह से कहें कि सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, उन रिश्तों में 2024 के शुरुआती समय में ही अगस्ता की फाइल उनको सौंप दी गई थी और अगस्ता की फाइल में बहुत कुछ है और ये माना जा रहा है कि उसमें कांग्रेस के कई नामचीन लोग आ सकते हैं उसकी चपेट में। तो ये जो है ये एक बड़ा मामला है और आर्म्स डील में जिस तरह से ईडी ने काम किया है उसके जरिए सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी आगे की क्या मंशा है, वो छोड़ने वाले नहीं है। अब उसका एक और आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में डीके शिव कुमार को सम्मन किया गया है। अब कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार जो है उनको अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो वो छोड़ सकते हैं, यानी कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं जिस पार्टी में हूं उसी में बना रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कर्नाटक में एक अलग तरह की चर्चा है। अच्छा, उस चर्चा के बीच जो है सम्मन दिया गया है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सम्मन है वो सम्मन डीके शिव कुमार की राह आसान करेगा क्या? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब देखिए, कांग्रेस तो डर गई होगी क्योंकि सम्मन हुआ है। अब अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक जब ये लोग बैठक में कह रहे हैं कि हाँ कर्नाटक वाला मसला है, यानी कांग्रेस, तो हाँ कर्नाटक का ये मसला हो सकता है। लेकिन अपना ये मानना है कि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसने असल में परेशान किया है कांग्रेस को, जिसकी वजह से ये तमाम बैठकें चल रही हैं। और देखिए, ये अभी और बढ़ेंगी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पीएम ने शुरुआती समय में ही कह रखा है कि हमने एजेंसियों को छूट दे रखी है और जिस किसी ने कहीं भी कुछ गड़बड़ की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये ईडी का और इकोनॉमिक विंग का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है जो उन्होंने एक तरह से किया है। अब इसमें जो अगली कड़ी है वो है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान एकदम परेशान हो गया है। क्यों परेशान हो गया है? क्योंकि देखिए, पीएम तो कहा जाता है ना कि कमाल के नेता है। पुतिन आए थे, उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया और कह दिया कि जो हम आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। अब इतना कहना तो बड़ी बात है ना कि अब आतंकवाद कौन निर्यात कर रहा है। और उन्होंने तालिबान वाले मसले पर भी बड़ा साफ कर दिया कि तालिबान आतंकवाद से लड़ रहा है। यानी जो नैरेटिव गढ़ना चाह रहा है पाकिस्तान, उसको भी पुतिन साहब ने भंग कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और एक तरीके से हरी झंडी हो गई कि जो पाकिस्तान कर रहा है उस बाबत उसको सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया। अब उस संकेत को आप देखिए एस जयशंकर ने किस तरह से आगे बढ़ाया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप ये कहें कि विश्वस्त सहयोगी हैं। अब वो यूं ही तो नहीं कह रहे हैं ना। देखिए, विदेश मंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कोई बात कह रहे हैं, सेना कोई बात कह रही है, तो वो बिना आप ये कहें कि ऊपर से हरी झंडी मिले, यानी बिना पीएम की सहमति के तो इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है। अब एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? एस जयशंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे फसाद की जड़ जो है वो सेना है और इस पर सेना भड़क गई, पाकिस्तान भड़क गया, वहां से जो है प्रतिक्रिया आ रही है। अब यह प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है
चूंकि एस जयशंकर ने बड़ा पिन पॉइंटेड बता दिया है कि हमारा जो ऑपरेशन अगला होने जा रहा है वो किस पर होने जा रहा है। और ये जो बात है, ये एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बड़ी दर्द भरी हो गई, इसीलिए वो कराह उठे। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ बता दिया गया कि पिछली बार रावलपिंडी छोड़ दिया गया था, इस बार रावलपिंडी बचेगा नहीं। ये आप कहें कि बहुत भारी संकेत है जो सीधे सीधे पाक सेना का नाम लिया एस जयशंकर ने। और इसी में एक लाइन आप और जोड़ दीजिए जिसकी वजह से बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। यूनुस अर्जी लगाए जा रहे हैं कि हमको लौटा दीजिए, हमको लौटा दीजिए। कौन? शेख हसीना को। और एस जयशंकर ने कह दिया कि वो शेख हसीना तय करेंगी कब जाएंगी। भाई वो आई थी, अब जब वो आई थी तो भारत ने कहा नहीं था, अब वो जाएंगी तो भी भारत कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए ये शेख हसीना के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेती है। अब ये जो बयान है एस जयशंकर का, इस बयान ने बहुत साफ कर दिया है कि भारत का रुख क्या है। किसको लेकर? बांग्लादेश को लेकर। शेख हसीना के मुद्दे पर जो ये प्रत्यर्पण संधि की दुहाई दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो हमने पत्र लिखा है उस पर भारत की क्या राय है वो स्पष्ट हो गई है कि हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ हम कौन सा तरीका अपनाने जा रहे हैं वो भी एस जयशंकर ने साफ किया है। बड़ी चीज ये है कि ये सारी बातें तब हो रही हैं जब पुतिन साहब लौट गए। इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के सामने सारी बातें रख दी गई हैं और वो जो पीएमओ में बैठक हुई और उस बैठक के बाद पीएम ने ये तय कर लिया है कि किसको क्या क्या करना है, फिर वो चाहे घरेलू हो और चाहे बाहर का हो। तो अब ये जो तमाम सारी चीजें दिखाई दे रही हैं वो एक तरह से कहा जाए कि उसी दिशा में नजर आ रही हैं जिस दिशा में पीएम का अपना कामकाज का तरीका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साहब ये जो बैठक हुई है उस बैठक में कई सूरमा जो है वो चित हो गए हैं।